तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पायरेट के बारे में बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है गोल्डी रोजर। और इस बंदे ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ के अंदर काफी सारा खजाना लूटा होता है, पर यह बंदा उस सारे के सारे खजाने को समुद्र के अंदर कहीं छिपा देता है और इसका नाम रखता है वन पीस। लेकिन यह बंदा मरने से पहले यह बोलता है कि जो भी बंदा इस खजाने को सबसे पहले ढूंढेगा वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा मालामाल हो जाएगा और बन जाएगा सारे पायरेट्स का किंग। और ये सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे पायरेट्स इस वन पीस को ढूंढने के लिए निकल गए। और इसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम यह देखते हैं कि समुद्र के अंदर एक काफी बड़ी शिप ट्रेवल कर रही होती है और इसके अंदर हम दो नल्ले कर्मचारी को देखते हैं जो कि समुद्र का मजा ले रहे होते हैं। पर तभी उनकी नजर एक लकड़ी के बैरल पर जाती है जो कि तैरता हुआ उनके शिप के पास आ गया होता है। और इसको देखकर उन दोनों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर शराब होगी, तो इसलिए ये दोनों इस बैरल को बाहर निकाल लेते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदे की नजर सामने जाती है जहां पर उसे एक पायरेट शिप दिखता है जिसको देखकर उसकी फट जाती है। और इससे पहले ये नल्ले कुछ करते तभी ये पायरेट्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद पूरी की पूरी शिप में भगदड़ मच जाती है। और अगली सीन में हम इस पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं जिसका नाम होता है मिस एल्वीरा। और ये औरत अपने आप को काफी ज्यादा सुंदर समझती है। और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि काफी छोटा होता है और इस बंदे का नाम होता है कोबी। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे पायरेट शिप के अंदर घुस जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, पर कोबी उस शिप के अंदर जाने से काफी ज्यादा डर रहा होता है। पर तभी अचानक मिस एल्वीरा उसकी एक जोरदार लात मारती है और उसे शिप के अंदर भेज देती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे पायरेट्स अंदर जाने के बाद सबसे ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है वो खाली कर दो वरना हम तुम्हें टपका देंगे। पर यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नामी और ये लड़की भी एक पायरेट होती है। और ये मौका देखते ही एल्वीरा के शिप के अंदर पहुंच जाती है। और इसके बाद हम कोबी को देखते हैं जो कि एक बैरल को लेकर बाहर जा रहा होता है। पर तभी अचानक उसके सामने तीन पायरेट्स आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि अबे छुटकू तू इसे लेकर कहाँ जा रहा है। जिस कोबी इस पर यह बोलता है कि वो इसे लेकर मिस एल्वीरा के पास जाने वाला है, पर यह बंदा कोबी से इस बैरल को छीन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उनमें से एक बंदा इसे तोड़ने के लिए मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक इस बैरल को तोड़कर बाहर निकलता है लूफी। और उसके बाहर निकलते ही उसका एक मुक्का इस पायरेट के लग जाता है जिससे ये पायरेट वहीं पर ढेर हो जाता है। और ये देखकर बाकी के दो पायरेट्स लूफी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। पर लूफी इन दोनों की बातें को इग्नोर कर देता है और ये देखकर दोनों लूफी के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर जैसे ही ये उसके ऊपर अटैक करते हैं तो इन दोनों की तलवारें टूट जाती है, जिसको देखकर इन दोनों पायरेट्स की लाल पीली नीली हो जाती है। और इसके बाद लूफी ये बताता है कि मेरा नाम है मंकी दी लूफी। और लूफी की ताकत देखने के बाद ये दोनों बंदे अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी कोबी को लेकर एक दूसरे रूम के अंदर जाता है जहां पर उसे काफी सारे फल मिलते हैं और वो पेट भरकर खाना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो कोबी से पूछता है क्या तुम भी एक पायरेट हो। पर कोबी यह बोलता है कि आज से 2 साल पहले वो फिशिंग करने के लिए समुद्र के अंदर आया था, पर यहाँ पर पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया और तभी से कोबी इन पायरेट्स की गुलामी कर रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद लूफी कहता है कि अरे यार तुम भी एक नंबर के बेवकूफ हो, अगर तुम्हें इनके साथ नहीं रहना तो तुम चुपके से भाग जाओ ना। पर कोबी यह बोलता है कि अगर वो यहाँ से भागा तो एल्वीरा उसे पकड़ लेगी और काफी गंदे तरीके से मारेगी। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे पायरेट्स शिप का सारा खजाना लूटकर अपने शिप के अंदर डाल रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उन्हीं दो फट्टू पायरेट्स की, जो कि आकर मिस एल्वीरा से यह बोलते हैं कि हमें एक बैरल मिला था जिसके अंदर एक बंदा है और वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये सुनने के बाद एल्वीरा उन्हीं पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और उन पर अटैक कर देती है। और फिर हम
दोबारा से कोबी को देखते हैं जो कि लूफी से उसके बारे में पूछता है। पर तभी लूफी हंसते हुए ये बताता है कि वो बनना चाहता है द किंग ऑफ द पायरेट्स। और ये सुनने के बाद वो भी बताता है कि पायरेट्स का किंग वही बन सकता है जिसके पास वन पीस हो, और इस वन पीस के पीछे काफी सारे पायरेट्स हैं, तो वो अकेला इस खजाने को कैसे ढूंढ सकता है। पर तभी लूफी ये बोलता है कि वो ठान चुका है कि उसे द किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, तो वो बनकर रहे चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ तक कि वह अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। और ये सारी बातें सुनने के बाद कोबी के अंदर भी मोटिवेशन आ जाती है और वो ये बताता है कि उसे भी नेवी ज्वाइन करनी है ताकि वो इन सारे पायरेट्स को पकड़ सके। और उसने ये सपना तब देखा था जब वो काफी छोटा बच्चा था, लेकिन अभी अचानक हम देखते हैं कि एल्बिडा ने ये सारी बातें सुन ली होती है और तभी वो छत को तोड़कर नीचे आती है। वैसे भी ये काफी ज्यादा मोटी है और नीचे आकर वो कोबी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लूफी को देखकर ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था यहाँ पर जोरो होगा, पर तुम तो मुझे जोरो के जैसे नहीं लगते। और इसके बाद वो दोबारा से कोबी से यह पूछती है कि बताओ कोबी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। और कोबी यह बताता है कि अरे मालकिन आप ही तो हो, और कौन होगा। और ये सुनकर लूफी बोलता है कि अरे अरे क्या खूबसूरत औरत, अरे छी ये तो मोटी है। और ये सुनने के बाद एल्बिडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी के ऊपर अटैक कर देती है, पर लूफी कोबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और शिप के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ पर आते ही सारे के सारे पायरेट्स उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर लूफी एक एक करके उन सब का बैंड बजा देता है। और यहाँ पर लूफी अपने हाथ को काफी लंबा खींच लेता है, जिसको देखकर सारे पायरेट्स हैरान हो जाते हैं और वो सबको धूल चटा देता है। और ये सारी लड़ाई एल्बिडा भी देख रही होती है, जिसके बाद वो लूफी के पास आती है और उससे यह पूछती है कि क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है, जिस पर लूफी यह बोलता है कि हाँ मैंने गम गम फ्रूट खाया है और एकदम मस्त। और एक बार फिर से मिस एल्विडा कोबी से पूछती है इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, तो कोबी काफी ज्यादा गुस्से में आकर यह बोलता है कि अरे ओ पागल औरत, 7वीं फेल, तू तो एक नंबर की मोटी है, मोटी, सुन ले कान खोल के। और अब से मैं तेरी गुलामी नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ नेविल ज्वाइन करने के लिए। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिस एल्विडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कोबी के ऊपर अटैक कर देती है, पर लूफी बीच में आ जाता है और ये अटैक अपने ऊपर ले लेता है। पर इस अटैक से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने गम गम फ्रूट खाया होता है और वो एक ही अटैक से मिस एल्विडा को पानी के अंदर गिरा देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे नेवी शिप्स आ जाती है, जिसको देखकर लूफी कोबी के साथ एक छोटी सी बोट के अंदर बैठ जाता है। और यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी होता है, और इस लड़की ने पायरेट्स का सारा खजाना चुरा लिया होता है और वो भी यहाँ से भाग रही होती है। जिसके बाद हम दोबारा से कोबी और लूफी को देखते हैं जो कि अपनी बोट के अंदर बैठे होते हैं। पर तभी कोबी उससे बोलता है कि अगर वो वन पीस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहा है, और ये ग्रैंड लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ से बच के आना इतना भी आसान नहीं। और ये सुनने के बाद लूफी बोलता है कि वो ये बात जानता है और इसलिए उसे एक मजबूत टीम की जरूरत है। और यहाँ पर लूफी ये बोलता है कि वो अपनी टीम के अंदर जोरो को भी शामिल करना चाहता है, पर ये सारी बातें सुनने के बाद कोबी उसे मना करता है और ये कहता है कि जोरो एक काफी खतरनाक पायरेट हंटर है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों नेवी बेस सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लूफी सभी बंदों से ये पूछता है कि आखिरकार जोरो कहां पर मिलेगा। पर ये सारे जोरो का नाम सुनने के बाद लूफी से दूर भागना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा चिल्लाते भी हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोबी कैप्टन मॉर्गन का नाम लेता है, इसलिए दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोरो को कैद करके रखा होता है। पर यहाँ पर सामने का दरवाजा बंद होता है, जिसके बाद ये दोनों साइड की दीवार पर चढ़ जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके सामने एक बंदा है और आसपास कोई भी नहीं, और ये बंदा
कोई और नहीं बल्कि जोरो होता है। और जोरो को देखकर लूफी यह बोलता है कि हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। पर यह सुनकर कोबी काफी ज्यादा डर जाता है और यह बोलता है कि अगर तुमने जोरो को आजाद करवाया तो वो तुम्हें जान से मार देगा, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि दीवार पर चढ़कर जोरो के पास आ जाती है और उसे 2 राइस बॉल्स देती है। और इससे पहले जोरो इन राइस बॉल्स को खाता तभी वहाँ पर 3 बंदे आ जाते हैं जिनमें से एक बंदे के बाल पीले होते हैं एकदम टट्टी के जैसे, और वो इसी बच्ची से राइस बॉल छीन लेता है और उन्हें अपने पैरों के नीचे रौंद देता है और इस छोटी सी बच्ची से बोलता है, अरे तुम्हें नहीं पता कि कैदियों को खाना देना मना है और तुम्हें भी जान से मार दिया जा सकता है। और ये छपरी कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है। अब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये छपरी अपने साथियों को यह बोलता है कि इस बच्चे को बाहर फेंक दो। और जैसे ही ये बंदा इस बच्चे को बाहर फेंकता है तभी लूफी उसे आकर बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ये छपरी जोरो का मजाक बनाना शुरू कर देता है और उसकी खिल्लियां उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही ये तीनों यहाँ से जाते हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है लूफी की, जो कि आकर जोरो से बात करना शुरू कर देता है। पर जोरो उससे यह बोलता है कि वो उसे ये नीचे गिरे हुए राइस बॉल खिला दे। पर लूफी यह बोलता है कि अरे यार ये तो खराब हो चुके हैं, इसे तुम कैसे खाओगे। और ये सुनकर जोरो काफी गुस्सा करना शुरू कर देता है और यह बोलता है कि मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। और तभी लूफी ये राइस बॉल उसे खिला देता है और ये खाने के बाद जोरो बोलता है कि खाना काफी ज्यादा अच्छा था। और ये सुनकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है, मतलब उसका दिल काफी साफ है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी कोबी के पास आ जाता है जहाँ पर छोटी सी बच्ची भी होती है, जहाँ पर वो जोरो के बारे में बात कर रही होती है और यह कहती है कि जोरो इतना बुरा इंसान भी नहीं है और ये सारा कुछ उस पीले बाल वाले छपरी की वजह से हो रहा है। और ये छोटी सी बच्ची बताती है कि ये छपरी यहाँ पर अपनी दादागिरी करता है और कोई भी इसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसके डैड यहाँ के कैप्टन है, यानी कि कैप्टन मॉर्गन। और यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची भी ये बताती है कि किस तरह से जोरो ने इस छपरी से उसकी और उसकी मॉम की जान बचाई और तभी से जोरो इनके कब्जे में है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये पीले बाल वाला टट्टी सा आदमी बाजार के अंदर काफी सारे बंदे को परेशान कर रहा होता है और उनका खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है लूफी की, जो कि आते ही इस छपरी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद ये छपरी बोलता है, अरे तुम नहीं जानते कि मैं किसका बेटा हूँ, अगर मेरे डैड को ये पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, समझे ना। और यहाँ पर कोबी आकर लूफी को रोक लेता है पर लूफी यह बोलता है कि अब तो वो जोरो को बचा कर ही रहेगा और उसे अपनी टीम के अंदर शामिल करेगा। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी जोरो के पास आ जाता है और उसे बातें करना शुरू कर देता है पर जोरो उसके साथ डील करने से मना कर रहा होता है। पर तभी लूफी उसे यह बोलता है कि वो उसकी तलवारें ढूंढ कर लाएगा और इसके बदले में जोरो उसका साथ देगा। और यह बोलकर लूफी उसकी तलवार ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन अपना एक काफी बड़ा स्टैचू बनवा रहा होता है पर तभी लूफी आकर उसे तोड़ देता है, जिसको देखकर मॉर्गन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूफी को पकड़ने के लिए बोलता है और यह कहता है कि वो इसे आज जान से मार देगा। पर लूफी बिना टाइम खराब किए इसके बेटे उस पीले बाल वाले छपरी को वहाँ से लेकर भाग जाता है ताकि वो जोरो की तलवारें ढूंढने में उसकी हेल्प करे। और फिर हम कोबी को देखते हैं जो कि जोरो को खोल रहा होता है और जोरो यह बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी कोबी यह बोलता है कि ये सारे लोग उसे कल मारने वाले हैं और ये बात उसने उस पीली बाल वाले छपरी से सुनी। और इसके बाद कोबी उसे बोलता है कि उसे लूफी की मदद करनी चाहिए। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन दोनों पर अपनी बंदूक तान देता है
और दूसरी तरफ लूफी भी जोरो की तलवारें ढूंढ लेता है, पर वो ये नोटिस करता है कि ये दोनों काफी खतरे में हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन उन दोनों पर गोलियां चलवा देता है, और इससे पहले ये गोलियां उन दोनों को गलती से लगती तभी लूफी बीच में आता है और ये सारी गोलियां लूफी के लग जाती है, पर उस पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सारा कुछ देखने के बाद जोरो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो लूफी से यह पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी लूफी यह बताता है कि मेरा नाम है मंकी द लूफी और मैं बनना चाहता हूँ द किंग ऑफ द पायरेट्स। और ये कहने के बाद वो जोरो को उसकी तलवारें दे देता है और जोरो भी उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। और ये सुनकर लूफी काफी ज्यादा खुश होता है और ये सारा कुछ देखकर कैप्टन मॉर्गन यह बोलता है कि पक्का इस बंदे ने डेविल फ्रूट खाया है। जिसके बाद कैप्टन मॉर्गन यह बताता है कि डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसे खाने के बाद एक इंसान के शरीर में काफी सारे ताकत आ जाती है, जिससे आग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और यहाँ तक कि ये बंदा पानी में भी सुनामी ला सकता है। और वो ये बताता है कि डेविल फ्रूट भी काफी तरह के होते हैं, पर कोई भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और ये सारे फ्रूट्स ग्रैंड लाइन के पास पाए जाते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन के सारे साथी उन दोनों पर तलवारों से अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, पर तभी जोरो अपनी तलवारों से उन सभी को अकेले ही संभाल लेता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लूफी कैप्टन मॉर्गन से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लूफी आराम से बच जाता है और वो कैप्टन मॉर्गन को काफी गंदे तरीके से मारता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसका बेटा वो पीले बाल वाला छपरी गोभी की कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और ये बोलता है कि अगर तुमने मेरे बाप को नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगा, इसकी कनपट्टी खोल दूंगा मैं। और ये सुनने के बाद लूफी अपने हाथ को लंबा करता है और उस छपरी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मॉर्गन लूफी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी जोरो बीच में आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन बेहोश हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम नामी को देखते हैं जो कि यहाँ की तिजोरी तक पहुँच जाती है, जहाँ से उसे वन पीस तक पहुँचने के लिए मैप मिलने वाला है। पर जैसे ही वो इस तिजोरी को खोलती है तो उसके अंदर से उसे एक मैप तो मिलता ही है, पर यह मैप ग्रैंड लाइन तक जाने का नहीं होता और इसके अंदर बग्गी का नाम लिखा होता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे उस छोटी बच्ची के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सारे पेट भरकर खाना खाते हैं। और यहाँ पर जोरो उससे पूछता है कि तुम्हारी टीम में कितने बंदे हैं। तभी लूफी यह बताता है कि तुम्हें मिलाकर बस 2। और यहाँ पर लूफी उसे अपनी छोटी सी बोट के बारे में बता देता है और ये सारे अभी अपनी ही बात कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है नेवी ऑफिसर्स की, जो कि इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। और ये सुनने के बाद लूफी और जोरो यहाँ से अपना सामान उठाकर जाने लगते हैं, पर कोबी वहीं पर रुक जाता है और तभी लूफी उसके पास जाता है और ये बोलता है कि यह बंदा 2 सालों तक मिस एल्विडा के साथ था, जो कि काफी मोटी पायरेट है। और ये सुनने के बाद कोफी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर नेवी के बंदों को यह लगता है कि ये दोनों दोस्त नहीं और लूफी ये सारा कुछ कोबी के लिए कर रहा होता है। और इसके बाद लूफी और जोरो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कोबी सारे नेवी ऑफिसर्स को यह बताता है कि उसे भी नेवी ज्वाइन करनी है और वो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। और ये सुनने के बाद नेवी के ऑफिसर्स उसे अपनी टीम के अंदर हायर कर लेते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि लूफी और जोरो अपनी बोट के अंदर बैठकर वहां से जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है कोबी की और काफी सारे नेवी ऑफिसर्स की, जो कि लूफी और जोरो को सैल्यूट करते हैं उनके काम के लिए। जिसके बाद लूफी उन सभी को उड़ाते हुए बाय बोलता है और यहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जोरो लूफी से पूछता है कि वो द किंग ऑफ द पायरेट्स क्यों बनना चाहता है। तभी लूफी यह बताता है कि उसने किसी से वादा किया है कि वो अपनी टीम बनाकर ढूंढेगा वन पीस और बन जाएगा द किंग ऑफ द पायरेट। हम एक पायरेट बोट को देखते हैं जिसके अंदर 3 पायरेट्स बैठे होते हैं और इन तीनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये तीनों ही बग्गी की टीम में हैं और इन तीनों ने ही काफी सारा खजाना लूटा होता है। और
और अभी ये अपने खजाने को देख ही रहे होते हैं, तभी इनकी नजर समुद्र में जाती है जहाँ पर इनके सामने से एक और बोट आ रही होती है और इस बोट के अंदर एक सुंदर कन्या बेहोश होती है और ये और कोई नहीं बल्कि नामी होती है। और ये तीनों ही उसको देखने के बाद अपनी पैरेट बोट उसके पास लेकर चले जाते हैं और नामी से उसका हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। अरे ओए सुंदर कन्या, कैसे हो तुम और क्या कर रही हो इस समुद्र में? पर तभी नामी उनसे पानी मांगती है और ये बोलती है कि अगर वो उसे पानी पिलाएंगे तो नामी उन्हें अपना खजाना देगी। और खजाने का नाम सुनते ही ये तीनों उसकी बोट के अंदर कूद जाते हैं और वो उसके पास पड़े हुए बक्से को खोलकर देखना शुरू कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर नामी उन बोट के अंदर घुस जाती है और उनकी बोट को लेकर वहां से जाने लगती है और इन तीनों का काट देती है। और ये देखकर ये तीनों पायरेट्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि इस बोट के अंदर उनका काफी सारा लूटा हुआ खजाना होता है। और तभी इन तीनों को एक और झटका लगता है जिसके बाद यहाँ पर बारिश होने शुरू हो जाती है और ये तीनों जिस नाव के अंदर होते हैं वो धीरे धीरे डूबना शुरू कर देती है और ये तीनों नीचे डूब जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम लूफी और जोरो को देखते हैं। ये दोनों ही अपनी बोट के अंदर होते हैं, पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों अपना रास्ता भटक चुके हैं और सही रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर हवा चलना शुरू हो जाती है जिससे लूफी की हैट उड़ जाती है और उसकी बोट के अंदर उड़ना शुरू कर देती है, जिसको देखकर लूफी यह बोलता है कि अरे सैंक्स। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और ये बंदा वही होता है जिसका नाम होता है सैंक्स और इसने वही टोपी पहनी होती है जो कि लूफी के पास है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर लूफी और जोरो इस कैप को पकड़ने के लिए आगे जाते हैं। तभी जोरो इस कैप को पकड़ लेता है और इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी सैंक्स के साथ बैठा होता है और यहाँ पर लूफी काफी छोटा सा बच्चा होता है और यहाँ पर शैंक्स भी अपने साथियों के साथ बैठा होता है। पर तभी अचानक इस बोट के अंदर एक और पायरेट आता है और वो भी अपने साथियों के साथ, और वो अंदर आते ही शराब मांगता है पर यहाँ की सारी शराब खत्म हो चुकी होती है। पर तभी शैंक्स उसे अपनी बोतल ऑफर करता है और ये बोलता है कि ये आखिरी बोतल है पर तुम इसे ले सकते हो। और ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस बोतल को तोड़ देता है। पर शैंक्स बिल्कुल शांत होता है और वो इस बंदे से लड़ने की बजाय बोतल को साफ करने लगता है और ये देखकर उस दूसरे पैरेट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिससे वो आसपास रखी हुई सारी बोतल्स को तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी शैंक्स बिल्कुल शांत होता है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है जिसके बाद उसके सारे के सारे साथी हंसने लगते हैं। पर ये देखकर लूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और लूफी शैंक्स से बोलता है अरे यार वो दूसरा पैरेट तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और तुम हंसते रहे। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी को काफी ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। तभी वो पास में रखे हुए एक फ्रूट को देखता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है, पर वो इस फ्रूट को पूरा का पूरा खा जाता है। और ये देखकर शैंक्स उसके पास आता है और लूफी को उल्टा कर देता है और यह बोलता है कि जो फ्रूट तूने खाया है फटाफट उसे बाहर निकालो। और शैंक्स ये बताता है कि यह फ्रूट कोई आम फ्रूट नहीं, इसका नाम है गम गम फ्रूट और यह एक डेविल फ्रूट है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूफी की टांगे काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और सारे लोग इसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वही पैरेट जिसने शैंक्स की बेइज्जती की होती है वो अब लूफी को परेशान कर रहा होता है और उसके सर पर अपना पैर रख देता है
क्योंकि जब इस बंदे ने बोट के अंदर शैंक्स की बेइज्जती की थी तब लूफी ने इस बंदे को काफी खरी खोटी सुनाई थी, तो इसलिए ये बंदा उससे बदला ले रहा था। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूफी को बचाने के लिए शैंक्स अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो इस पायरेट से लूफी को छोड़ने के लिए बोलता है। पर तभी अचानक उसका एक बंदा शैंक्स की कनपट्टी पर अपनी बंदूक रख देता है, पर इससे शैंक्स बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो स्माइल करता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसकी टीम का एक बंदा उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखने वाले बंदे को टपका देता है और इसके बाद शैंक्स उससे गुस्से में यह बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया था मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अगर तुम मेरे बंदे को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे। और ये सुनने के बाद वो दूसरा पायरेट शैंक्स को मारने के लिए अपने बंदे को भेजता है, पर शैंक्स का आदमी अपनी बंदूक से उन सबको टपका देता है और ये देखकर वो दूसरा पायरेट डर जाता है और यहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंक कर यहाँ पर धुआं ही धुआं कर देता है और यहाँ से कल्टी मार लेता है। और जैसे ही ये सारी फॉग हटती है तभी शैंक ये देखता है कि वो बंदा अपने साथ लूफी को भी लेकर चला गया है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये पायरेट लूफी को लेकर एक समुद्र के बीचों बीच आ जाता है और उसे पानी में फेंक देता है और लूफी को देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक उसके पीछे काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसे अपनी बोट के साथ ही कच्चा निकल जाता है। और फिर जैसे ही ये मॉन्स्टर लूफी को खाने के लिए आगे आ रहा होता है तभी शैंक्स आकर उसको बचा लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और इसके बाद शैंक्स उसी मॉन्स्टर की आंखों में गुस्से से देखता है जिससे उसकी फट जाती है और वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूफी को बचाने के चक्कर में शैंक्स का एक हाथ कट जाता है और लूफी ये देखकर काफी ज्यादा रोता है, पर शैंक्स को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं होता। और फिर अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि शैंक्स अपने सारे साथियों के साथ वहां से जा रहा होता है, पर तभी लूफी उससे यह वादा करता है कि वो भी उसी की तरह एक पायरेट बनेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो सारे के सारे पायरेट्स का किंग बन जाएगा। और ये सुनने के बाद शैंक्स मुस्कुराता है और वो अपनी हैट लूफी को दे देता है और ये बोलता है कि तुम इस हैट का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखना। और ये सुनने के बाद लूफी रोना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि शैंक्स अपने सारे साथियों के साथ बोट के अंदर बैठ जाता है और वो लूफी को देखता है और ये सोचता है कि ये बंदा एक ना एक दिन काफी बड़ा पायरेट बनेगा और एक महान पायरेट बनने के बाद वो उसकी हैट को उसे वापस कर देगा। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर लूफी इसी हैट को पकड़कर ये सारी बातें सोच रहा होता है और यहाँ पर लूफी और जोरो को अब काफी ज्यादा भूख लगी होती है, जिसके बाद जहाँ पर लूफी इसी हैट को पकड़कर ये सारी बातें सोच रहा होता है, जिसके बाद लूफी अपने सर के ऊपर एक चिड़िया को उड़ता हुआ देखता है और वो अपने हाथों को स्ट्रेच करने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही लूफी ऊपर जाता है तो ये चिड़िया उसे पकड़ लेती है क्योंकि ये काफी बड़ी मॉन्स्टर होती है और वो लूफी को लेकर अपने साथ जाने लगती है। और ये देखकर जोरो चौंक जाता है और वो अपनी बोट को बहुत तेजी से चलाना शुरू कर देता है ताकि वो लूफी को बचा सके। और अब जोरो आगे जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में वो तीनों पायरेट्स मिलते हैं जिनका नामी ने काटा था और ये जोरो की बोट में आ जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। पर जब वो देखते हैं कि उनके सामने जोरो है तो वो उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर ये तीनों बताते हैं कि ये बग्गी के आदमी हैं और बग्गी एक काफी खतरनाक पायरेट है जिसने खुद डेविल फ्रूट खाया हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर लूफी है उसके पास में ही एक आइलैंड होता है जहाँ पर बग्गी है, वो भी अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ। और
जैसे ही वो इस बड़े से पक्षी को हवा में देखता है तो वो इसके सर के ऊपर शूट कर देता है, जिससे लूफी नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही लूफी नीचे गिरता है तो यहाँ पर उसके सामने नामी होती है, जिसके पीछे 3 पायरेट्स पड़े होते हैं। पर ये लड़की काफी ज्यादा चालू होती है, क्योंकि ये लूफी को देखकर उसे अपना बॉस बोलती है, जिससे इन तीनों पायरेट्स को ऐसा लगता है कि लूफी इसका बॉस है। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद ये तीनों पायरेट्स लूफी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर लूफी इन तीनों को निपटा देता है और ऊपर खड़ी हुई नामी ये सारा कुछ देख रही होती है और ये बोलती है कि लूफी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी नामी लूफी को अपना नाम बताती है और ये बताती है कि वो एक चोर है, लेकिन वो बस पायरेट्स को ही लूटती है। और इसके बाद नामी उसे बोलती है कि वो लूफी की टीम में शामिल होना चाहती है, पर लूफी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और यह कहता है कि मुझे बस खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। और फिर अगले सीन में हम बग्गी को देखते हैं, जिसके पास एक बंदा खड़ा होता है और उसको यह बताता है कि उसका खजाना जिसने लूटा है उसका नाम है नामी और वो भी इसी आइलैंड पे है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा बग्गी के नाम का मजाक उड़ा रहा होता है, पर बग्गी ने भी डेविल फ्रूट खाया होता है, तो वो बिना हाथ लगाए उस बंदे का गला दबा देता है और उसे थोड़ी देर परेशान करने के बाद उसे छोड़ देता है। और इसके बाद हम दोबारा से लूफी को देखते हैं, जो कि नामी के साथ एक घर के अंदर आया होता है और यहाँ पर वो आराम से बर्गर खा रहा होता है। पर वो नामी से यह पूछता है कि क्या ये घर तुम्हारा है। नामी बोलती है कि यह घर इस आइलैंड पर रहने वाले किसी बंदे का है, मेरा नहीं। पर तभी लूफी उसके हाथ में एक मैप देखता है और ये पूछता है कि क्या ये एक नेविगेटर है। और ये लड़की बताती है कि हाँ, ये एक नेविगेटर है। और ये सुनने के बाद लूफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि वो नामी को अपनी टीम के अंदर शामिल करेगा। पर नामी यह बोलती है कि उसे पायरेट से काफी ज्यादा नफरत है, वो पायरेट्स को पसंद नहीं करती। पर तभी वो नीचे देखते हैं कि 2 पायरेट्स उसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो लूफी को बेवकूफ बनाती है और एक प्लान अपने दिमाग में सोच रही होती है, जिसके बाद वो लूफी को बांधकर कैप्टन बग्गी के पास ले जाती है और ये बोलती है कि ये वही बंदा है जिसने आपका खजाना चुराया था और आपका मैप भी, ये लो आपका मैप। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नामी बग्गी की टीम में शामिल हो जाती है और बग्गी लूफी को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और इसके बाद ये सारे पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तभी बग्गी अपनी तोप को तैयार करता है और उसे गांव के ऊपर फायर कर देता है और ये देखकर बग्गी काफी ज्यादा खुश होता है और वो ये बताता है कि उसके पास डेविल फ्रूट की पावर्स है, तो वो ग्रैंड लाइन पर कब्जा करने वाला है और वो यहाँ के सारे खजाने को लूट लेगा। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ये सारा कुछ जोरो भी देख रहा होता है और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बग्गी नामी के पास आता है और उसे एक माचिस देता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी टीम के अंदर शामिल होना है तो तुम्हें लूफी को मारना होगा, वो भी इस कैनन से। और ये सारी बातें सुनने के बाद नामी सुन पड़ जाती है और वो बिल्कुल भी नहीं हिलती। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक दूसरा आदमी आकर उसके हाथ से माचिस छीन लेता है और उसके अंदर आग लगाने ही वाला होता है। पर तभी नामी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे ढेर कर देती है और ये देखकर कैप्टन बग्गी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने खूंखार पायरेट्स को नामी को टपकाने के लिए भेज देता है। और यहाँ पर नामी इन सारे बंदे को अकेले ही ठिकाने लगा देती है, जिसके बाद वो तोप के पास आकर उसकी आग को हाथों से ही बुझा देती है। पर इससे नामी के हाथ जलने शुरू हो जाते हैं और ये देखकर लूफी को ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कैप्टन बग्गी के कुछ और आदमी उस पर अटैक करने के लिए पीछे से आते हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है जोरो की, जो कि उन सबको टपका देता है और जोरो को यहाँ पर देखकर सारे लोग डरने लगते हैं, क्योंकि जोरो काफी ज्यादा फेमस होता है। और ये देखकर कैप्टन बग्गी ये बोलता है कि वो अभी जोरो को मार देगा, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
और ये बोलकर बग्गी अपनी तलवार उठाता है और जोरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जोरो बड़ी आराम से अपनी शॉट से उसके हाथ और पैरों को काट देता है। और ये सारा कुछ होने के बाद भी कैप्टन बग्गी के सारे बंदे हंस रहे होते हैं और ये देखकर जोरो को कुछ भी समझ नहीं आता। पर तभी हम ये देखते हैं कि किसी ने पीछे से जोरो की कमर में तलवार घुसा दी है और ये काम कैप्टन बग्गी के कटे हुए हाथ का होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कैप्टन बग्गी के सारे बॉडी पार्ट्स दोबारा से जुड़ जाते हैं और इसके बाद कैप्टन बग्गी हंसते हुए ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि चॉप फ्रूट खाया हूँ। और तभी लूफी उसे बोलता है, अबे ओए लाल नाक वाले बंदर, तूने चीटिंग की है, मुझे नहीं पता, तेरी नाक काफी गंदी है। और अपनी नाक के बारे में सुनने के बाद बग्गी उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है और जैसे ही वो अपनी तलवार से लूफी पर अटैक करता है तभी लूफी उसकी तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाने के बाद जोरो तोप के पास आ जाता है और उस तोप को बग्गी की तरफ कर देता है और नामी उस तोप में आग लगा देती है और फिर हम यह देखते हैं कि जोरो तोप को चला देता है जिसकी वजह से कैप्टन बग्गी के आसपास काफी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और इसके बाद हम जोरो को देखते हैं जो कि लूफी के पिंजरे को लेकर एक सेफ जगह पर जा रहा होता है, पर वो जाते जाते लूफी से पूछता है आखिरकार वो लड़की कौन है, क्या तुम्हारी सेटिंग है? जिस पर लूफी यह बताता है कि इस लड़की का नाम नामी है और ये काफी अच्छी नेविगेटर है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है। पर जोरो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और इसके बाद हमें यह पता चलता है कि कैप्टन बग्गी अभी भी जिंदा है। और इसके बाद वो अपने एक बंदे को बुलाता है और ये बोलता है कि तुम्हें जोरो को मारना है जिसने मेरे ऊपर तोप चलाई थी। और इसके बाद हम जोरो को देखते हैं जो कि लूफी के पिंजरे को खींचता हुआ एक शॉप के पास ले जाता है जहां पर उनके सामने एक डॉगी बैठा होता है और डॉगी को देखने के बाद लूफी उसे छेड़ने के लिए उसके पास आ जाता है और उसे देखकर अलग अलग इम्प्रेशंस बनाना शुरू कर देता है और ये देखकर वो डॉगी उसे पट से काट लेता है और मन में ये बोलता है क्यों भाई, आ गया ना स्वाद। और इसके बाद हम नामी को देखते हैं जो कि लूफी से ये बोलती है कि उसके पास इस पिंजरे की चाबी है और जैसे ही वो चाबी बाहर निकालती है तो वो उसके हाथ से नीचे और चाबी के नीचे गिरते ही ये डॉगी उसे खा लेता है और ये देखकर लूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर लूफी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और ये बोलता है तेरी भैंस की आंख, निकाल मेरी चाबी, तेरी वजह से मैं यहीं पर फंसकर रह जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उन्हें ये बताता है कि वो इस जगह का मेयर है और यहाँ पर जोरो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो ये बंदा जोरो की पट्टी कर देता है और उसे सुलाने के बाद वो दोबारा से लूफी के पास आता है और उसे ये बोलता है कि इस डॉगी का नाम चोचो है और अभी तुम जिस दुकान के बाहर खड़े हो ये इसी की मालिक का है, पर वो काफी लंबे टाइम पहले मर चुका है तो ये उसकी रखवाली करता है। और इसके बाद ये बंदा बताता है कि इस दुकान का मालिक उसका काफी अच्छा दोस्त था तो इसलिए वो टाइम पर आकर इसके डॉगी को खाना खिलाता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लूफी के पास वही बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है मोजी और इस बंदे को कैप्टन बग्गी ने जोरो को मारने के लिए भेजा होता है और ये बंदा एक काफी बड़े शेर जैसे मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर आता है और ये उसका पालतू होता है। और इसके बाद मोजी नीचे आता है और वो चोचो को देखकर यह बोलता है कि वो इस दुनिया के सारे एनिमल्स को काबू कर सकता है और ये बोलने के बाद वो चोचो से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर चोचो उसके हाथ पर काट लेता है और ले ले मजा। और इसके बाद मोजी ये बोलता है कि ये सारी बातें साइड करो और मुझे ये बताओ कि जोरो कहाँ पर है, मैं उसे मारने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद लूफी उसे बोलता है अबे ओए गधे की शक्ल के, मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि जोरो कहाँ पर है, जो करना है कर ले। और ये सुनते ही मोजी अपने शेर से लूफी के ऊपर अटैक करा देता है जिससे लूफी का पिंजरा टूट जाता है और लूफी बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वो जोरो को बचाने
बचाने के लिए भागता है। पर तभी हम देखते हैं कि मोजी चोचो के मालिक की दुकान को तोड़ना शुरू कर देता है और चोचो उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर वो घायल हो जाता है। और इसके बाद हमें चोचो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने मालिक के साथ काफी ज्यादा खुश था और उसके सारे कामों में हाथ बटाया करता था। और ये सारी बातें याद करने के बाद चोचो उस बड़े शेर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वो घायल हो जाता है। वाकई में ये डॉग बहुत ही ज्यादा लॉयल है। और फिर मोजी इस पूरी शॉप को डिस्ट्रॉय करने के बाद शहर के अंदर ढूंढना शुरू कर देता है जोरो को। पर तभी अचानक सामने लूफी आ जाता है, जो कि अपने हाथों को मोड़कर उस शेर को पकड़ लेता है और उसे बड़े आराम से पटक देता है, जिसकी वजह से उस शेर की गर्दन जमीन पर लगती है और टूट जाती है और उसका काम तमाम हो जाता है। और ये देखने के बाद मोजी का मुंह अटक जाता है। पर तभी लूफी यह बताता है कि उसने गम गम फ्रूट खाया है। और ये सुनने के बाद मोजी सोचता है कि कैप्टन बग्गी ने भी यही फ्रूट खाया है। और ये सारी बातें याद करने के बाद मोजी उसे माफी मांगना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक लूफी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और उसे एक ही मुक्के से ढेर कर देता है। और फिर हम चोचो को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो अपने मालिक की शॉप को बचा नहीं पाता। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है नामी की, जो कि लूफी को देखकर ये बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी क्योंकि तुम एक पायरेट हो और पायरेट कभी भी अच्छे नहीं होते। उनकी वजह से काफी ज्यादा तबाही होती है, या तो वो खुद तबाही मचाते हैं। पर लूफी इन सारी बातों को इग्नोर करता है, जिसके बाद वो एक पेट फ्रूट का डब्बा उठाता है और चोचो को दे देता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद नामी पिघल जाती है और वो ये सोचती है कि लूफी बाकी पायरेट्स की तरह नहीं है, वो थोड़ा अलग है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोजी कैप्टन बग्गी के पास आ जाता है और उसे ये बताता है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो टोपी वाला बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लूफी के बारे में ये सारा कुछ सुनने के बाद कैप्टन बग्गी ये बोलता है कि अब जो कुछ भी करना है वो मैं खुद करूंगा और मैं ही उन सभी को मजा चखाऊंगा। और यह कहने के बाद कैप्टन बग्गी अपनी एक काफी बड़ी तोप को तैयार करता है और उसे गांव के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके पूरे टाउन को तबाह करना शुरू कर देता है। और फिर हम मेयर को देखते हैं, जो कि ये सारा कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कैप्टन बग्गी को रोकने के लिए उसके पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी जो हमला करवा रहा होता है, उन्हीं में से एक अटैक जोरो के पास आकर लगता है, पर जोरो उससे बच जाता है। और फिर वो लूफी और नामी के साथ मिलकर बग्गी को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मेयर कैप्टन बग्गी को ये सब करने से मना कर रहा होता है, पर बग्गी अपने कटे हुए हाथ से उसकी गर्दन दबाने लगता है। पर तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है लूफी की, जो कि आते ही मेयर को बचा लेता है और मेयर को छोड़ते ही दोबारा से कैप्टन बग्गी को वह मारने के लिए भागता है। तू खड़ जा साले। और मेयर की इतनी ताकत देखने के बाद लूफी उसका सर दीवार में घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये देखकर नामी लूफी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी लूफी बताता है कि यह बंदा मेरे रास्ते में आ रहा था और मैं ऐसा नहीं करता तो कैप्टन बग्गी मौत के घाट उतार देता। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी कैप्टन बग्गी की तरफ देखता है और ये बोलता है, अबे ओए बड़ी नाक वाले, बाहर निकल। और ये सुनने के बाद बग्गी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी तोप से लूफी के ऊपर अटैक करता है। पर लूफी अपने पेट को फुला लेता है और उसकी तोप को रोक लेता है और इस तरह से वो इस अटैक को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन बग्गी और उसके पूरी की पूरी टीम को काफी बड़ा झटका लगता है। सारा कुछ देखकर नामी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ये सारा कुछ कैसे कर रहे हो।
हो, क्योंकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और अभी ये बातें चली रही होती है, तभी अचानक हम देखते हैं कि लूफी के सामने कैप्टन बग्गी आ जाता है और ये बंदा अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसने अपने आप को बचाने के लिए इन दो बंदों का सहारा लिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि इस हमले से मौजी भी बच जाता है और एक और बंदा होता है जो कि इस हमले को झेल लेता है। और इस बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए मौजी के सिर का इस्तेमाल किया होता है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। और ये देखकर मौजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस बंदे के पास जाकर उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। पर यह बंदा मौजी के पेट पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे मौजी उड़ता हुआ लूफी के पास आता है। तो लूफी भी मौके का फायदा उठाकर उसकी एक जोरदार लात मारता है और ये बंदा उड़कर सीधा दीवार में भिड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर हमें एक नए बंदे के बारे में पता चलता है और इस बंदे का नाम है काबाजी। और ये बंदा तलवारें चलाने में काफी ज्यादा माहिर होता है और कैप्टन बग्गी के इशारे करते ही ये बंदा लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। पर तभी अचानक जोरो आकर उसे रोक लेता है और जोरो को अपने सामने देखने के बाद काबाजी उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है, ठीक वहीं जहां पर जोरो को चोट लगी होती है। और इससे जोरो को काफी ज्यादा दर्द होता है, पर काबाजी यहाँ भी नहीं रुकता। वो जोरो को बार बार मारता रहता है और उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जोरो खड़ा होता है, तभी काबाजी उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। और इसके बाद भी जोरो स्माइल करता है और उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। और इसके बाद जोरो अपने मुंह में तलवार रख लेता है और अपने दोनों हाथों में भी तलवार पकड़ लेता है और लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और इसके बाद हम नामी को देखते हैं, जो कि लूफी से बोलती है कि उसे इस लड़ाई के अंदर मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो कैप्टन बग्गी के ठिकाने पे जा रही है, वहां से सारा खजाना लूटने के लिए। और इसके बाद हम दोबारा से काबाजी को देखते हैं, जो कि बार बार जोरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर जोरो उसके सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। और तभी हम ये देखते हैं कि कैप्टन बग्गी का हाथ जोरो को पकड़ने के लिए उसके पास जा रहा होता है, पर तभी लूफी उसे अपने पैरों से दबा देता है और वो कैप्टन से बोलता है कि ऐसे कैसे, तुम जोरो की लड़ाई से दूर रहो। और इसके बाद हम नामी को देखते हैं, जो कि खजाने तक पहुंच गई होती है और वहां उसे एक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वह बॉक्स को खोलती है तो उसके सामने उसे एक मैप मिलता है और इससे वो आराम से ग्रैंड लाइन तक जा सकती है, यानी कि ये वहीं जाने का मैप है। वैसे एक बात तो है, ये लड़की काफी ज्यादा चालाक है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से काबाजी और जोरो की फाइट पर जाता है, जहाँ पर काबाजी जोरो को मारने के लिए आगे जा रहा होता है, पर तभी जोरो अपना स्पेशल अटैक करता है, जिससे वो एक ही अटैक में कागाजी को चारे खाने चित कर देता है और उसे टपका देता है। और यह करने के बाद वो भी काफी ज्यादा थक जाता है और जमीन पर लेट जाता है बेचारा जोरो। और लूफी से बोलता है कि वो थोड़ा आराम करना चाहता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि लूफी के सामने कैप्टन बग्गी आ जाता है, जिसके हाथों में काफी सारे चाकू होते हैं और वो एक साथ लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। पर लूफी इन सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और वो दोबारा से कैप्टन बग्गी पर अटैक करता है, पर वो अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर लेता है और इससे बच जाता है। और इसके बाद वो अपने टूटे हुए हाथ से लूफी के ऊपर अटैक करता है, पर लूफी इस अटैक से बच जाता है, पर उसकी टोपी पर एक स्क्रैच आ जाता है, जिसके बाद लूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद वो अपना एक पास्ट याद करना शुरू कर देता है, जहाँ पर सैंक्स ने उसे ये कैप दी थी और लूफी ने उसे ये वादा किया था कि एक दिन वो सारे पायरेट्स का किंग बनेगा। और ये सारी बातें याद करने के बाद लूफी उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी के हाथ में काफी सारे चाकू होते हैं, जिससे वो लूफी के ऊपर हमला करता है और ये सारे चाकू उसकी कैप के आर पार हो जाते हैं, जिसके बाद वो इस कैप को अपने पास खींच लेता है और ये बोलता है कि ये कैप तो सैंक्स की है। और ये सुनने के बाद लूफी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कैप्टन से ये
पूछता है कि क्या तुम सैंक्स को जानते हो? बग्गी ये बोलता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ और मैं पहले उसी के साथ काम किया करता था। और ये कहने के बाद बग्गी उसकी टोपी को नीचे गिरा देता है और उसे अपने पैरों से रगड़ना शुरू कर देता है। और ये देखकर लूफी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी गुस्से में वो कैप्टन बग्गी पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है और ये बोलता है कि तुमने सैंक्स का अपमान किया है तो तुम्हें उसे माफी मांगनी होगी। पर कैप्टन बग्गी यह बोलता है कि वो कभी भी सैंक्स से माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि ये बंदा सैंक्स के नाम से भी काफी ज्यादा चिढ़ता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे लोग बेहोश पड़े होते हैं। तभी कैप्टन बग्गी लूफी से यह बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम सैंक्स से क्या लगते हो, पर मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। और इसके बाद हमें सैंक्स और बग्गी का एक पास्ट दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं। सैंक्स बोलता है कि वो नॉर्थ पोल जाने वाला है, पर बग्गी कहता है कि वो साउथ पोल को जाएगा। और इन दोनों की फाइट शिप के सारे पायलट्स देख रहे होते हैं। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर शिप का कैप्टन आ जाता है, जो कि आते ही इन दोनों के सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये बोलता है कि तुम दोनों कहां जाना चाहते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम सारे तैयार हो जाओ क्योंकि लड़ाई का टाइम आ चुका है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बग्गी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सैंक्स उससे यह पूछता है कि तुम काफी खुश दिखाई दे रहे हो और बग्गी यह बोलता है कि दुश्मनों का शिप हमारे लिए एक लॉटरी की तरह होता है जिसके अंदर से हमें काफी सारा खजाना मिलता है। और फिर हम ये देखते हैं कि बग्गी अपना चाकू निकाल लेता है और लड़ने के लिए दुश्मनों की शिप पर चला जाता है। और इसी लड़ाई के दौरान बग्गी को एक बंदे की चेस्ट पे से एक मैप मिलता है और ये मैप खजाने का होता है, जिसको देखकर बग्गी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इस बंदे ने आज से पहले कभी भी खजाने का मैप नहीं देखा होता, पर बग्गी को अब ये पता चल जाती है कि उसे कहाँ जाना है। और इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बग्गी आराम से बैठा हुआ अपने मैप को देख रहा होता है और काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है सैंक्स की, जो कि एक दारू की बाल्टी लेकर आता है और यह बोलता है कि अरे बग्गी यार, खुशी मनाओ, हम जीत चुके हैं और हमने काफी सारा खजाना भी लूट लिया है। और फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि बग्गी सैंक्स से यह पूछता है कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहता है, जिस पर सैंक्स बोलता है कि वो अपनी एक टीम बनाना चाहता है और पूरी दुनिया घूमना चाहता है। और इसके बाद सैंक्स यह बताता है कि हमने जो खजाना लूटा है उसके अंदर से हमें डेविल फ्रूट मिला है और जो भी इस फ्रूट को खाता है उसके अंदर डेविल्स की तरह शक्तियाँ आ जाती है, पर समुद्र उसे तैरने की शक्तियाँ छीन लेता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बग्गी के मन में लालच आ जाता है और वो ये सोचता है कि क्या हुआ अगर मैं इसे खा नहीं सकता, मैं इसे बेच सकता हूँ और मालामाल भी बन सकता हूँ। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बग्गी डेविल फ्रूट को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें अपने शरीर के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पर बग्गी उसे मना कर देता है और ये बोलता है कि यह बस एक नॉर्मल फ्रूट है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर बग्गी डेविल फ्रूट के साथ बैठा होता है और ये सोचता है कि मैंने सबको बेवकूफ़ बना दिया, मैंने नकली खाया और असली में बेचने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है सैंक्स की, जिसको देखकर बग्गी इस डेविल फ्रूट को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और सैंक्स यहाँ से चला जाता है। और बग्गी को ऐसा लगता है कि सैंक्स यहाँ से जा चुका है, पर वो दोबारा से उसके पास आ जाता है और यह बोलता है कि कैप्टन का ऑर्डर है। और ये सुनते ही बग्गी उस फ्रूट को अपने मुंह से निकल लेता है और इसके बाद वो सैंक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक मैप निकलकर समुद्र के अंदर गिर जाता है और बग्गी भी उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और ये बंदा धीरे धीरे करके पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाता है। और ये देखकर सैंक्स को इस बात का पता चल जाता है कि इस बंदे ने डेविल फ्रूट खाया है और ये देखकर सैंक्स उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैप्टन बग्गी लूफी को ये सारी बातें बता रहा होता है। और फिर हम नामी को देखते हैं जो कि बग्गी का खजाना चुरा कर वहाँ से जा रही होती है, पर तभी अचानक बग्गी उसको देख लेता है और उसे अपने आधे कटे हुए शरीर
से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर हम लूफी को देखते हैं जो कि बग्गी के नीचे वाले हिस्से पर एक जोरदार लात मारता है और उसके दोनों अखरोट को फोड़ देता है। और फिर अगली सीन में हम सारे टाउन वालों को देखते हैं जो कि मेयर का इंतजार कर रहे होते हैं, पर मेयर ने आने में काफी ज्यादा देर कर दी होती है। तो ये सारे डिसाइड करते हैं कि वो मेयर को बचाने के लिए टाउन के अंदर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी नामी से ये बोल रहा होता है कि वो कैप्टन बग्गी का खजाना वापस कर दे, पर नामी ऐसा करने से मना कर देती है और ये बोलती है कि मैंने इसे चुराया है। और ये सुनने के बाद कैप्टन बग्गी उसे यह बोलता है कि तुम एक मामूली चोर हो, पर तभी नामी उससे यह बोलती है कि तुम भी तो एक चोर हो। और यह सुनकर बग्गी यह बोलता है कि अरे यार, चोर और पायरेट्स में फर्क होता है बच्चे। और तभी अचानक हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी नामी को मारने के लिए उस पर अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और सारे ही पार्ट्स नामी को मारने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन फिर हम लूफी को देखते हैं जो कि कैप्टन बग्गी के एक पैर को पकड़ लेता है और उसके अंदर गुदगुदी करना शुरू कर देता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। और इसके बाद लूफी उसके पैर पर एक जोरदार फटका देता है, जिससे कैप्टन बग्गी को काफी ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगता है। पर तभी मौका देखकर कैप्टन बग्गी खजाने को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अरे यार, इस खजाने को छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लूफी अपना पैर लंबा करके कैप्टन बग्गी के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है और सारा का सारा खजाना बिखर जाता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन बग्गी की पूरी बॉडी दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाती है, पर उसकी आधी ही बॉडी जुड़ पाती है क्योंकि बाकी के पार्ट्स को नामी ने रस्सी से बांध दिया होता है। और ये देखकर कैप्टन बग्गी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और कैप्टन बग्गी के आधे शरीर को काफी दूर फेंक देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी सैंक्स की कैप को लेकर काफी ज्यादा दुखी होता है, पर नामी उससे यह बोलती है कि वो इसे ठीक कर देगी। और इसके बाद नामी ग्रैंड लाइन का मैप देती है और लूफी जोरो के पास जाकर उसे उठाता है और यह बोलता है कि अरे यार उठ जाओ, हमें ग्रैंड लाइन का मैप मिल चुका है और नामी हमारे टीम में है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे टाउन वाले यहाँ पर आ जाते हैं और वो मेयर को देखकर ये सोचते हैं कि उसकी हालत ऐसे किसने की। पर लूफी उन्हें सारा कुछ बता देता है कि ये सारा कुछ उसी की वजह से हुआ है। और ये सुनने के बाद टाउन वाले काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम पायरेट्स हो, जिस पर नामी मना कर देती है, पर लूफी हाँ करता है। और ये देखकर जोरो जोर जोर से हंसता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूफी जोरो को अपने कंधे पर उठा लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है और नामी भी पीछे पीछे भाग रही होती है और सारे के सारे टाउन वाले उनके पीछे होते हैं। पर तभी यहाँ पर चोचो आ जाता है जो कि सारे के सारे टाउन वालों को रोक लेता है और उन्हें आगे नहीं जाने देता। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लूफी, नामी और जोरो अपनी बोट के अंदर बैठकर यहाँ से जा रहे होते हैं। पर तभी अचानक पीछे से मेयर आता है जो कि उन तीनों को थैंक्स बोलता है और ये देखकर लूफी मुस्कुराता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मेयर के पीछे एक बैग रखा होता है, वो भी सोने का भरा हुआ, जो कि लूफी ने यहाँ के लोगों के लिए छोड़ा होता है। और ये देखकर नामी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो लूफी का मुंह पानी में डुबाना शुरू कर देती है। और फिर अगली सीन में हम एक गांव का सीन देखते हैं जहां पर एक बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि वो सारे मुसीबत में हैं और पायरेट्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। और ये बंदा ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते पूरे गांव के अंदर घूम रहा होता है। और इसके बाद हम दोबारा से लूफी को देखते हैं जो कि आराम से खड़ा हुआ सेब खा रहा होता है। पर ये तीनों इन फलों के सहारे ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं सकते। और तभी नामी ये बताती है कि उन्हें ग्रैंड लाइन तक जाने के लिए काफी सारे हथियार और एक बोट भी चाहिए जो कि काफी बड़ी हो। पर लूफी को यहाँ पर एक गाने बजाने वाला और एक कुक भी चाहिए होता है। और ये सुनकर जोरो काफी ज्यादा हंसता है। और इसके बाद नामी यह बोलती है कि पास में ही एक आइलैंड है जहाँ पर हमें बोट मिल सकती है। और इसके बाद हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंस रहा
रहा होता है और ये बोलता है कि कैसे लगा मेरा मजाक। पर तभी अचानक उसके पीछे से बर्तन उड़ता हुआ आता है और उसके लगता है और सारे के सारे गांव वाले उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। पर ये बंदा काफी ज्यादा हंसता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सारे के सारे गांव वाले इसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस बंदे का नाम होता है उसोप। और ये बंदा काफी मजाकिया होता है और हर बार मस्ती करता रहता है और इसके बाद ये बंदा आराम से घोड़े बेचकर सो जाता है। पर तभी अचानक यहाँ पर 3 बच्चे आते हैं जो कि इसके चेले होते हैं और इनका नाम होता है पेपर, अनियन और कैरेट। और ये तीनों उसे बताते हैं कि आज विलेज के अंदर सच में पायरेट्स आ रहे हैं और ये सारे कैप्टन बग्गी के बंदे हैं। और ये बच्चे बताते हैं उस बोट पर बस 3 ही बंदे हैं, यानी कि वो लूफी और बाकी बंदों की बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और बाकी सभी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जोरो यह बोलता है कि थोड़ा संभल कर, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। पर लूफी को यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है उसोप की, जो कि यहाँ पर काफी सारे झंडे लगा देता है और यह बताता है कि वो इस जगह का पायरेट है और इन सबको उसके सामने झुकना होगा। और यह बंदा काफी ज्यादा फेंकता है और यह बोलता है कि मेरे पास 80 मिलियन सोल्जर्स है। और यह सुनने के बाद लूफी चौंक जाता है, पर नामी इसके झूठ को आराम से पकड़ लेती है, क्योंकि यहाँ पर बस 3 बच्चे होते हैं, वो भी काफी छोटे छोटे। और ये तीनों बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। तभी लूफी उसके पास आता है और यह बोलता है कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। और तभी उसोप उसके ऊपर अपनी गुलेल तान देता है और लूफी यह बोलता है कि अगर तुमने ये कर दिया तो अपनी पूरी जान लगाना। यहाँ पर लूफी सैंक्स का डायलॉग मारता है और यह सुनने के बाद उसोप समझ जाता है कि ये बंदे असली पायरेट्स हैं, तो वो अपनी गुलेल नीचे कर देता है। और ये देखकर जोरो और लूफी हंसना शुरू कर देते हैं। तभी लूफी यह बताता है कि उसने बस सैंक्स का डायलॉग मारा है और सैंक्स का नाम सुनने के बाद यह बंदा काफी घबरा जाता है और यह बोलता है कि वही लाल बालों वाला बंदा। और फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सारे एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां पर लूफी उससे एक शिप के बारे में पूछता है। और तभी जोरो यह बोलता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा मेंशन है जहां पर हमें एक शिप मिल सकती है। और ये सुनने के बाद उसोप यहाँ से भागना शुरू कर देता है और इसके बाद हमें उसी मिशन का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस जगह का सबसे बड़ा मेंशन होता है। और यहाँ पर काफी सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं और अंदर हम एक लड़की को देखते हैं और ये उसोप से मिलने की जिद कर रही होती है, पर सामने वाला बंदा उसे मना कर देता है और ये बोलता है कि वो एक काफी बड़ा झूठा इंसान है। और इसके बाद ये लड़की फिर से उसोप से मिलने की जिद कर रही होती है। और इसके बाद हम उसोप को देखते हैं, जो कि इसी मेंशन के बाहर होता है और वो एक सीक्रेट रास्ते से अंदर घुस जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़कर उसी लड़की को देखना शुरू कर देता है। और ये लड़की भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इस लड़की का नाम होता है काया और इसे उसोप की कहानियां सुनना काफी ज्यादा पसंद होता है। जिसके बाद उसोप उसे अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं 3 बच्चों को देखते हैं जो कि अपने मास्टर यानी कि उसोप को ढूंढते ढूंढते लूफी के पास पहुंच जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि हमारे मास्टर कहाँ पे हैं। और तभी लूफी अपने पेट पर हाथ रखकर यह बोलता है कि अरे वाह, क्या मस्त मीट था। और इन तीनों को ऐसा लगता है कि लूफी ने उसके मास्टर को खा लिया है और जोरो भी उन तीनों से मस्ती करना शुरू कर देता है, जिससे वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद ये तीनों बच्चे उन्हें लेकर उसी बड़े मेंशन के पास आ जाते हैं, जहां पर लूफी उनसे यह पूछता है कि आखिरकार उसोप यहाँ पर करने क्या आता है। जिसके बाद ये तीनों बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप काफी पहले मर चुके हैं, तो हमारे मास्टर उससे हंसी मजाक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और फिर हम लूफी को देखते हैं जो कि इसी मेंशन के अंदर जा रहा होता है, जिसके लिए वो अपने हाथों को लंबा कर देता है और ये तीनों बच्चे चढ़ जाते हैं।
और फिर ये सारे लूफी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये सारे अंदर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से उस शॉप को देखते हैं जो कि काया को वही अपनी घिसी पिटी कहानियां सुना रहा होता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लूफी और बाकी सभी लोग हवा में उड़ते हुए वहां पर आकर गिरते हैं और काया उनसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। पर तभी यहाँ पर काया का बटलर आ जाता है और वो इन सभी को बोलता है कि तुम यहाँ बिना परमिशन के आए हो तो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। जिसको देखकर लूफी यह बोलता है कि अरे हाँ वो तो ठीक है, पर तू है कौन। और फिर अगले सीन में हम एक और अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि विलेज के अंदर आ जाता है और ये बंदा काफी अजीब लग रहा होता है और ये बंदा माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक कर रहा होता है और विलेज के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम दोबारा से लूफी को देखते हैं जो कि कोरो से बोलता है कि उसे अपने लिए एक शिप चाहिए और ये सुनने के बाद कोरो उसे मना कर देता है, जिसको देखकर उस शॉप को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि कोरो उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम एक घटिया पायरेट के बेटे हो। और ये सुनने के बाद काया उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे उस शॉप से माफी मांगने के लिए बोलती है, पर कुरो मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शॉप काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और कुरो नीचे गिर जाता है और यह बोलता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। और यह सुनने के बाद उस शॉप को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुरो को मारने के लिए उसका गिरेबान पकड़ लेता है, पर काया उसको रोक लेती है। पर उस शॉप ये बोलता है कि उसकी इस जगह पर काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है तो वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। और इसके बाद कोरो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। और अगली सीन में हम देखते हैं कि काया अपने बेडरूम के अंदर बैठी हुई रो रही होती है। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है कुरो की जो कि उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है, पर काया उसे खाने से मना कर देती है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काया छोटी सी बच्ची होती है और वो पेड़ों को पानी दे रही होती है। पर तभी अचानक उसके सामने से एक बंदा भागते हुए आता है और वो नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि उसे उसकी शिप से निकाल दिया गया है। और तभी अंदर से एक बंदा बोलता है कि इसको अंदर आने दो और ये काया के पापा होते हैं। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कोरो काया को यह बता रहा होता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो कोरो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। और फिर अगले सीन में हम नामी और जोरो को देखते हैं जो कि आराम से बैठे हुए होते हैं, पर यहाँ पर लूफी नहीं होता और ना ही उस शॉप। पर तभी यहाँ पर अनियन आता है और यह बोलता है कि वो देखो एक अजीब सा आदमी हमारे गांव के अंदर आ रहा है और ये बंदा मून वॉक करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। और इसके बाद ये सारे उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन है। तभी ये बंदा बताता है कि वो सबको हिप्नोटाइज कर सकता है। यही सीन में हम पहुंचते हैं मिस काया के मेंशन में जहां उनका बटलर यूसुफ और लूफी से हर कुछ कह रहा होता है। बटलर साहब जानबूझकर यूसुफ के पिताजी की बेइज्जती कर रहा होता है। मिस काया गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। मैं चुप क्यों रहूं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इसका बाप एक निकम्मा पैरेट है, इसकी इज्जत मैं कैसे करूँ। यूसुफ बटलर की इन सभी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर एकदम गुस्से में कहता है मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके बारे में बकवास करने की। मिस काया भी बटलर से कहती है बस करो काला दौर, अब बहुत हो चुका, तुम यह सब क्यों कर रहे हो। लेकिन बटलर पूरी तरह इग्नोर मारते हुए कहता है तुम्हें मिस काया की दौलत चाहिए ना, इसलिए तुम उन्हें फुसलाकर उनकी दौलत लूटना चाहते हो ना। ये सुनते ही यूसुफ को गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ से उतरकर सीधा जमीन पर आ जाता है। बटलर उसे देखकर कहता है तुम तो बहुत गुस्से में लग रहे हो बुज़दिल के बेटे। यूसुफ अपने पिता के बारे में बुज़दिल सुनकर खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा जाकर बटलर पर हमला कर देता है। बटलर धड़ाम से नीचे गिर जाता है लेकिन फिर भी चुप नहीं रहता और कुछ कहता रहता है। यूसुफ का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिर से हमला करने ही जा रहा था कि मिस काया उसे रोक देती है। वह कहती है बटलर सिर्फ मेरा भला चाहता है, तुम सब बगीचे से बाहर निकल जाओ। बटलर भी यूसुफ को ताने मारते हुए कहता है सुन ले, अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो बिना कहे बाहर निकल जा। यूसुफ जवाब में कहता है मैं समझ गया, आज के बाद इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। यहाँ मेरे पिता की बहुत बेइज्जती हुई है। मिस काया को भी मन ही मन बहुत
बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस काया अपने कमरे में उदास बैठी होती है। थोड़ी ही देर में बटलर आता है और खाने के लिए पूछता है। मिस काया कहती है उन्हें भूख नहीं है। बटलर कहता है क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मिस काया हाँ करती है। बटलर कहने लगता है मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं मरने की हालत में आपके दरवाजे पे आया था। आपके पिता ने मुझे शरण दी थी और एक नया जीवन दिया। अगर आपके साथ कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सब कहकर बटलर रोने लगता है और मिस काया उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे यूसुफ एक चट्टान पर बैठा सोच रहा होता है। तभी लूफी आ जाता है। लूफी पूछता है देख भाई बुरा मत मान, क्या सोच रहा है मुझे बता। यूसुफ जवाब देता है उसने मेरे पिता की बहुत बेइज्जती की। लूफी उसे समझाता है अरे यार छोड़ो, तुम्हारे पिता बहुत बहादुर थे। यूसुफ यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी बीच लूफी और यूसुफ बटलर और एक मिस्टीरियस पर्सन की बात सुन लेते हैं। बटलर कहता है तैयारी हो गई है ना, लड़की का आज आखिरी दिन है। मिस्टीरियस पर्सन जवाब देता है हाँ हाँ सब तैयार है। इस बातचीत से पता चलता है कि बटलर मिस काया और उसके परिवार को मारकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है। इसके बाद बटलर का असली प्लान सामने आता है। वह असल में एक नामी पायरेट था जिसने मरीन वाले के सामने अपनी मौत का ढोंग रचाया था। अब उसका पुराना क्रू आ रहा है जो पूरे आइलैंड को बर्बाद कर देगा। यह सब सुनकर लूफी गुस्से में चिल्लाता है तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो। लेकिन इससे पहले कि लूफी कुछ कर पाए मिस्टीरियस पर्सन अपना पेंडुलम निकालकर लूफी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। लूफी कहता है अरे मुझ पर यह सब नहीं चलेगा जो तुम 1.5 साना बन रहे हो ना मेरे सामने। लेकिन हिप्नोटिस्ट लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। लूफी की हालत देखकर बटलर यूसुफ को ताना मारते हुए कहता है अरे डर मत बुज़दिल, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तेरे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तू आज शाम तक मिस काया और गाँव वालों को ये प्रूव कर देगा कि मैं उन्हें मारने वाला हूँ तो मैं हमेशा के लिए इस टाउन को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मेरा क्रू इस पूरे टाउन को बर्बाद कर देगा। यूसुफ बिना सोचे समझे सीधा टाउन की तरफ दौड़ने लगता है। अपने और मिस काया के साथ बिताए हुए लम्हे को याद करते हुए वो पूरे जोश में भागते हुए टाउन में पहुंचता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है पायरेट्स का हमला होने वाला है। लेकिन अफसोस टाउन वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वो सब उसे मजाक समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं जैसे यूसुफ कोई बिन बुलाए मेहमान हो। उधर दूसरी तरफ नामी, जोरो और लूफी अपने एडवेंचर में लगे हुए हैं। नामी तो लूफी को चट्टान से गिरा हुआ देखकर सोच रही होती है कि ये तो गया साला। लेकिन जोरो कहता है अरे ये मरा नहीं, बस सो रहा है बाउली। और तभी लूफी उठकर कहता है आखिर यूसुफ कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूसुफ को मिस काया की खिड़की के पास देखते हैं। यूसुफ मिस काया को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि उनका बटलर असल में एक पायरेट है और उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। लेकिन मिस काया उसे झूठा समझती है और थप्पड़ जड़ देती है। यूसुफ को चोट तो लगती है लेकिन तभी मिस काया का सर्वेंट आकर उस पर गोली चलाने वाला होता है। शुक्र है मिस काया बीच में आ जाती है और गोली यूसुफ के हाथ पर लग जाती है। यूसुफ वहाँ से भागता है और अपने दोस्तों लूफी, नामी और जोरो से मिलता है। वो कहता है अरे यार कोई मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेला ही उन पायरेट से लड़ूंगा। लेकिन हमारे हीरोज लूफी, नामी और जोरो उससे कहते हैं अरे भाई देख तू अकेला नहीं है, हम सारे तेरे दोस्त ही हैं और हम मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। अब हमारी टीम प्लानिंग में जुट जाती है। उनका प्लान यह है कि वो टाउन और आइलैंड के रास्तों को ब्लॉक कर देंगे ताकि पायरेट्स अंदर ना आ सके। लेकिन जैसे ही वो इस प्लान को अंजाम देने निकलते हैं दूसरी तरफ मिस काया का बटलर कालादौर अपने असली रूप में आता है। वह अपने साथी को घायल कर देता है और मिस काया को मारने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ यूसुफ, नामी, जोरो और लूफी अपने ट्रैप्स लगा रहे होते हैं। लेकिन सुबह होने पर उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स आ ही नहीं रहे। यूसुफ को अचानक याद आता है कि एक और रास्ता है जिससे पायरेट्स आ सकते हैं। ये सुनते ही नामी घबरा जाती है लेकिन उसी रास्ते पर उनका खजाना भी है। लूफी तुरंत नॉर्थ
की तरफ भागता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है। यूसुफ पहले ही नॉर्थ पहुंच जाता है और पायरेट्स को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पायरेट्स उसकी बात पर हंसने लगते हैं। नामी भी आकर यूसुफ को डंडा मार देती है। मेरे खजाने को अपना खजाना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? यूसुफ और नामी बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी पायरेट्स टाउन को तबाह करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यूसुफ नामी के साथ मिलकर पायरेट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनके ट्रैप्स के बावजूद पायरेट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूसुफ और नामी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वो खुद फंस जाते हैं। यूसुफ को एक पायरेट से गंभीर चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। यूसुफ अपनी आंखें बंद कर टाउन की सारी यादें याद करता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि सारे पायरेट्स हवा में उड़ रहे हैं। जोरो गुस्से में नामी से कहता है, तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा लड़की। और लूफी यूसुफ से पूछता है, कम से कम ये तो बता देते कि नॉर्थ किधर है। अब कहानी शुरू होती है काला दौर के साथ, जो कहीं भागा जा रहा होता है। फिर अचानक सीन बदलता है और हम पायरेट्स पर आते हैं। यहाँ जंगो, जो कि हिप्नोटिज्म का मास्टर है, पायरेट्स की पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कमाल की बात है उसकी ट्रिक काम भी कर जाती है और सारे पायरेट्स ऐसे ताकतवर हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई प्रोटीन शेक पिला दिया गया हो। वो सब टाउन पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं जैसे कोई बड़ा सेल चल रहा हो। अब आता है लूफी, जो इन सब को देखकर सोचता है, अरे ये सब क्या कर रहे हो, और गुस्से में टपाक से उन पर टूट पड़ता है। दो ही पंच में सारे पायरेट्स को धराशायी कर देता है जैसे वो कोई स्ट्रॉबेरी केक हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जंगो पायरेट्स को हिप्नोटाइज कर रहा था। उसी दौरान लूफी भी हिप्नोटाइज हो गया था। अब सोचो, पहले से ही उनके पास गम गम फ्रूट की पावर थी और ऊपर से हिप्नोटिज्म ने उसे ऐसा बना दिया जैसे वो एनर्जी ड्रिंक का पूरा ट्रक पी गया हो। लूफी सारे पायरेट्स को हराने के बाद जंगो की शिप की ओर बढ़ता है। वो शिप को उठाने की कोशिश करता है जैसे वो कोई हल्की फुल्की चीज हो। लूफी भी यार पता नहीं क्या करते रहता है ये। लेकिन जैसे ही वो शिप उठाने वाला होता है, रस्सी टूटकर लूफी के हाथ में आ जाती है। अब लूफी सोचता है, चलो इस रस्सी से ही काम चला लेते हैं यार, और पायरेट्स पर हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी जंगो फिर से अपने हिप्नोटिज्म का जादू चलाकर लूफी को सुला देता है। लेकिन लूफी तो लूफी है, वो सोते हुए भी वो इतने ताकतवर हो जाता है कि रस्सी पायरेट्स पर गिर जाती है और बेचारे पायरेट्स दब जाते हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस काया जाग चुकी होती है। वो सीढ़ियों की ओर नीचे आकर अपने बटलर को देखती है जो घायल पड़ा है। बटलर सारा राज खोल देता है कि उसॉप सच बोल रहा था और काला दौर की मनसा भी कुछ और ही थी। इसी बीच जंगो अपनी क्रू को हारते देखता है और तुरंत अपने खास हथियार मियाओ ब्रदर्स को बुला लेता है। मियाओ ब्रदर्स जो कि बिल्ली जैसे दिखते हैं, लेकिन म्याओ म्याओ करने की जगह पिटाई करते हैं। आते ही रोरो नोवा जोरो पर हमला कर देता है। वो उसकी तलवारें छीन लेते हैं जैसे तलवार नहीं कोई चॉकलेट हो। अब बेचारा जोरो बिना तलवार के क्या करेगा, वो घायल हो जाता है। नामी हिम्मत करके उसकी तलवारें वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन जंगो उसे भी घायल कर देता है। जैसे ही वो सारी भाग दौड़ कर रही होती है, काला दौर वहाँ पहुँच जाता है। बाकी सारे पायरेट्स उसे देखकर ऐसे डर जाते हैं जैसे उन्होंने गलती से उसका सैंडविच खा लिया हो। काला दौर गुस्से में बोलता है, तुम सबको इस छोटे से टाउन को तबाह करने में इतना समय क्यों लग रहा है, और अगर और टाइम बर्बाद किया तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। यह सुनकर म्याओ ब्रदर्स थोड़ा ताव में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन काला दौर उन्हें एक ही झटके में धूल चटा देता है। नामी अपनी हिम्मत जुटाकर जोरो को उसकी तलवारें लौटा देती है। जोरो अपनी तलवारों के साथ म्याओ ब्रदर्स पर ऐसे हमला करता है जैसे कोई निंजा छुपा हो, लेकिन फिर जंगो उनमें से एक म्याओ ब्रदर्स को हिप्नोटाइज करके उसे सुपर सोल्जर बना देता है। इसे देखकर जोरो भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब नामी समझ जाती है कि बिना लूफी के ये लड़ाई जितना नामुमकिन है, इसलिए वह लूफी को जगाने के लिए जाती है। जंगो उसे रोकने के लिए हमला करता है, लेकिन लूफी सही वक्त पर उठ जाता है। जंगो का हमला अपने दांतों से पकड़ लेता है जैसे कि कोई पॉपकॉर्न हो। फिर वो नामी से कहता है, अरे मैं सो रहा था यार, तुमने मुझे क्यों उठाया?
नामी बेचारी सोच रही होती है, अरे तुम्हारी वजह से ही तो हम फंसे हुए हैं। इसी बीच मिस काया भी वहाँ पहुँच जाती है। काला दौर उन्हें देखकर हमला करने ही वाला होता है कि उसॉप उसे बचा लेता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। मिस काया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर काला दौर पर तान देती है, लेकिन काला दौर चालाकी से उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके करीब आकर उसकी गन छीन लेता है। लेकिन जैसे ही वह मिस काया पर निशाना साधता है, लूफी बिना देरी किए अपने गमगम फ्रूट से ऐसा पंच मारता है कि काला दौर वहीं ढेर हो जाता है और मिस काया और उसॉप थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुरो बेहोश पड़ा हुआ है और उसॉप के 3 छोटे पायरेट्स देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि उसकी अच्छे से पिटाई करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुरो जागता है, तीनों पायरेट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो भागने लगते हैं। मगर कुरो को उन पर कोई खास गुस्सा नहीं आता। उसका असली टारगेट तो उसॉप है। वह सीधा उसॉप पर हमला करता है और उसे दूर धकेल देता है जैसे कि कोई खिलौना हो। कुरो लूफी से पूछता है, क्या तुमने कोई डेविल फ्रूट खाया है? इस पर लूफी बड़े गर्व से कहता है, हाँ मैंने गमगम फ्रूट खाया है और अब मैं रबर मैन बन चुका हूँ। ये सुनकर कुरो के मन में थोड़ी शंका जरूर होती है, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी सुपर कूल रहता है। उधर जोरो और म्याओ ब्रदर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुरो तुरंत अपने साथी जेंगो को ऑर्डर देता है, मिस काया और उन तीनों बच्चों को खत्म कर दो और हाँ, मरने से पहले प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाना मत भूलना। जांगो बिना किसी देरी के अपने स्पिनर रोलिंग हिप्नोटिज्म अटैक से हमला करता है, लेकिन उसॉप उसका दांव समझ जाता है और उसे पीछे से गिल्लौर मारकर जोंगो को रोक देता है। इससे मिस काया और बच्चों को जंगल में भागने का मौका मिल जाता है। जोरो ने भी अपनी ताकत से म्याओ ब्रदर्स को धूल चिटा दी और अब उस सौंप को उठाकर मिस काया को बचाने के लिए जंगल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर कुरो सामने आ जाता है। लूफी सही समय पर अपने गमगम फ्रूट की पावर से कुरो पर हमला कर देता है और जोरो और उस सौंप को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। अब लूफी और कुरो के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। कुरो अपनी खतरनाक स्किल से लूफी को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन लूफी भी अपने गमगम फ्रूट की ताकत से कुरो को अच्छे से नचाता है। दूसरी तरफ मिस काया और बच्चे जंगल में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन जांगो पेड़ काटते हुए उनका पीछा कर रहा होता है जैसे वो कोई लकड़हारा बन गया हो। और उधर जोरो यूसुफ को कंधे पर उठाते हुए अपनी तलवारें लहराते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मिस काया और बच्चे एक जगह छिप जाते हैं। मिस काया बच्चों से कहती है, भाग जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, लेकिन बच्चे बड़े बहादुर पायरेट्स हैं। वो जवाब देते हैं, अरे नहीं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे मिस काया। उधर लूफी ने कुरो की बुरी हालत कर दी होती है। कुरो सोचता है ये लड़का तो वाकई में बहुत खतरनाक है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं है। खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा और मेरा ये राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा कि मैं काला दौर नहीं बल्कि कैप्टन कुरो हूँ। लूफी ठहाका लगाते हुए कहता है, तुमसे तो उस सौ अच्छा कैप्टन है। ये सुनकर कुरो का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वह झूठा मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? लूफी जवाब देता है, अरे वो शायद ताकतवर ना हो, लेकिन लीडरशिप के मामले में तुमसे तो कई गुना बेहतर है। अब कुरो अपने सबसे खतरनाक हमले की तैयारी करता है। उसका क्रू डर के मारे कांपने लगता है। अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुरो की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो हवा में इधर उधर उछलता है और लूफी को कई बार मारता है, लेकिन लूफी तो लूफी है। वह ध्यान लगाकर कुरो की चाल को समझ जाता है और उसे पकड़कर चट्टान पर पटक देता है। कुरो का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे पूरी तरह से पीस दिया गया हो। कुरो दर्द से कहता है, यार तुम बहुत क्रूर हो, तुमने मेरी टेक्निक को पूरा नहीं होने दिया और अब मेरे क्रू मेट्स तड़प रहे हैं। लूफी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये बात भी एक बकवास कैप्टन की तरह ही है। सीन फिर से जंगल में बदलता है, जहाँ जंगो ने बच्चों को ढूंढ निकाला है। वह एक बच्चे को पकड़कर उसे मिस काया का ठिकाना पूछता है। बच्चे की हालत देखकर मिस काया छिप नहीं पाती और
वो बाहर आकर कहती है, उन्हें छोड़ दो, मैं साइन कर दूंगी। जांगो तुरंत पेपर्स पर साइन करवा लेता है और फिर मिस काया को मारने की कोशिश करता है। तभी जोरो वहाँ पर आ जाता है और अपने अंदाज से सबको हैरान कर देता है। अब जांगो उसॉप को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसॉप और जोरो धांसू एंट्री मारते हैं। उसॉप अपने गुल्लक की मदद से मिस काया को एकदम फिल्मी स्टाइल में बचा लेता है। दूसरी तरफ हमारे लूफी भाई और पायरेट कुरो के बीच घमासान लड़ाई चल रही है। लूफी अपनी गमगम फ्रूट की तगड़ी पावर का इस्तेमाल कर पायरेट कुरो को ऐसा हेडबट मारता है कि बेचारा वहीं चित हो जाता है। और भाई साहब लूफी भी इतनी लड़ाई के बाद नामी के पास जाकर सो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम संडे की सुबह उठते हैं। नामी पूछती है, अरे क्यों हम टाउन वालों की मदद कर रहे थे और पायरेट कुरो से क्यों भिड़े? लूफी आराम से जवाब देता है, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, वो लोग टाउन को बर्बाद करना चाहते थे तो मुझे बस ये टाउन बर्बाद नहीं देखना था। और वैसे भी यूसुफ हमारा यार है, उसकी मदद तो बनती है ना। नामी कहती है, पायरेट्स तो ऐसे नहीं होते, वे हमेशा लालची और बुरे होते हैं। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, कई पायरेट्स अच्छे भी होते हैं। नामी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और लूफी टॉपिक चेंज कर देता है, ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ मिलेगी ये बताओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पायरेट जांगो फिर से मिस काया पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमारे 3 छोटे बच्चा पार्टी आते हैं और जांगो के पेट पर जोरदार हमला करते हैं। जांगो दर्द से तिलमिला उठता है और गुस्से में उन बच्चों को लात मारकर दूर फेंक देता है। इसी बीच जोरो कॉन्फिडेंटली स्माइल करता है, जैसे कह रहा हो, तेरा काम तमाम है जांगो। फिर उसॉप अपनी गुल्लेल से ऐसा निशाना लगाता है कि जांगो का मुंह एकदम खराब हो जाता है। आखिरकार जांगो भी धरा रह जाता है और लूफी, जोरो और बाकी सब ने पायरेट कुरो की टीम को धूल चटा दी होती है। टाउन में लोग सोच रहे होते हैं 2-3 दिन हो गए, उसॉप अभी तक अपने झूठ के किस्से लेकर क्यों नहीं आया। बिना उसके टाउन कितना सुना सुना लगता है। इससे हमें पता चलता है कि लोग उसॉप से नाराज नहीं बल्कि उसे अपने बचपने की वजह से पसंद करते हैं। टाउन के लोग उसे प्यार करते हैं और उसकी हरकतें उन्हें मजेदार लगती है। दूसरी तरफ उसॉप लूफी, नामी और जोरो को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उसके टाउन को बचाया। वह कहता है, अगर यार तुम लोग नहीं होते तो आज हमारा टाउन खत्म हो चुका होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसॉप और उनके 3 छोटे शिष्य आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसॉप उन्हें याद दिलाता है कि कैसे वे पहली बार मिले थे और कैसे उन्होंने पायरेट ग्रुप बनाया था। वो भावुक होकर कहता है, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं लूफी, नामी और जोरो के साथ समुद्री एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं और उसॉप भी इमोशनल हो जाता है, पर वह बच्चों को संभाल कर पूछता है, तुम्हारे गोल्स क्या हैं? बच्चे के गोल्स सुनकर उसॉप उन्हें प्रेरित करता है और कहता है, अपने गोल्स पर मेहनत करो और उन्हें हासिल करो, यही असली जिंदगी है। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां मिस काया लूफी, नामी और जोरो को शुक्रिया कहती है और उन्हें एक सिप गिफ्ट में देती है। लूफी खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसे एक नई शिप मिल गई है। मिस काया बताती है कि शिप को पूरी तरह से तैयार किया गया है ताकि सफर में कोई दिक्कत ना हो। लूफी अपने शिप को निहारते हुए बहुत खुश होता है। इसी बीच उसॉप अपने बड़े से बैग के साथ आता है जिसे देखकर लगता है कि उसने पूरा घर ही पैक कर लिया है। फिर भी वह किसी तरह से उस बैग को घर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उसॉप और मिस काया आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसॉप हंसते हुए कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा। मिस काया उसे मुस्कुराते हुए विदा करती है। अब लूफी, नामी, जोरो और उसॉप अपने एक रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं। उसॉप के शिष्य टाउन में घूमते हुए शोर मचा रहे हैं, पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए। अंत में मिस काया भी अपने सपने को पूरा करने का फैसला करती है। वह एक डॉक्टर बनकर दुनिया के सभी मरीजों का इलाज करना चाहती है क्योंकि वह खुद मरीजों जैसा जीवन जी चुकी है। और अब शुरुआत होती है धूप से, जहां हमें दिखाया जाता है गोइंग मैरी का सीन। नामी आराम से बुक पढ़ रही होती है, वहीं उसॉप
अपनी गुलेल को बड़े ही फोकस के साथ साफ कर रहा होता है और जोरो डेक पर सो रहा है जैसे कि उसे नींद का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। फिर लूफी बेसमेंट से एक बड़ा सा बक्सा लेकर आता है और उसॉप से कहता है, यार इस बक्से में तोप की गोलियां हैं, क्यों ना तुम इससे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर लो। उसॉप की आंखें चमक उठती है, भाई यही तो मैं हमेशा से करना चाहता था, एक पायरेट शिप पर। फिर लूफी सोते हुए जोरो से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे? लेकिन खुद ही जवाब देता है, नहीं नहीं रहने दो, जोरो को सोने दो। उसे जगाने का मतलब खतरनाक जोरो मूड एक्टिवेट करना है। नामी मैप देखकर कहती है, थोड़ी दूर एक चट्टान है, तुम दोनों वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। लूफी खुश होकर कहता है, चलो शिप को वहीं लेकर चलते हैं। इसी बीच जोरो अपनी स्लीपिंग ब्यूटी मोड में रहता है और अब हम बढ़ते हैं हमारी एपिसोड की अगली कहानी की तरफ। अगले ही सीन में हम देखते हैं एक पेड़ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। वो बच्चा और कोई नहीं, हमारा जोरो है। इसके बाद हमें एक डोजो का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अचानक एक बच्चा चिल्लाते हुए आता है और कहता है, मैं लड़ना चाहता हूँ। डोजो का मास्टर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, आजकल के बच्चे में चैलेंज का कीड़ा बहुत लग गया है। जोरो कहता है, अगर मैं जीत गया तो डोजो मेरा, और अगर तुम लोग जीत गए तो मैं यहाँ स्टूडेंट बनकर ट्रेनिंग करूंगा। मास्टर चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपनी बेटी कीना को बुलाता है। जोरो कीना को देखकर कहता है, मैं लड़ने आया हूँ, ना कि किसी लड़की से। मास्टर मुस्कुराते हुए कहता है, कीना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चैलेंज शुरू होता है और जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल से कीना पर हमला करता है लेकिन हार जाता है। जोरो का घमंड चूर चूर हो जाता है। फिर अपनी हार मानने से इनकार करते हुए वो 2 तलवारों से कीना पर अटैक करता है लेकिन फिर हार जाता है। जोरो को गुस्सा आता है, मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ। कीना मजाक उड़ाते हुए कहती है, इतना घटिया इंसान हो तुम जो लड़का होकर भी मुझसे नहीं जीत सकते। जोरो की हार की गिनती बढ़ती जाती है और वो कीना से 2000 बार हार चुका होता है। एक दिन जोरो और कीना की एक सीरियस बातचीत होती है। तुम्हें लकी समझना चाहिए जो तुम लड़के हो, मैं तो धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का सपना भी नहीं देख सकती। जोरो गुस्से में चिल्लाता है, तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग हो, तुम जरूर स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगी और तब हम इस टाइटल के लिए लड़ेंगे। फिर एक दिन जोरो को खबर मिलती है कि कीना मर चुकी है। यह सुनकर वे सदमे में आ जाता है। मास्टर जोरो को कीना की तलवार दे देता है और कहता है, अब कीना का सपना तुम पूरा करोगे। इसके बाद जोरो खुद से वादा करता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उसका नाम स्वर्ग तक गूंजेगा। वो कीना की तलवार लेकर रोता है और कहता है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। अब प्रेजेंट टाइम में जोरो सोकर उठता है और देखता है कि लूफी और उसॉप कैनन फायर ट्रेनिंग कर रहे हैं और पत्थर उड़ा रहे हैं। फिर सारे क्रू मेंबर किचन में बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि शिप पर क्या क्या होना चाहिए। लूफी बोलता है, मुझे कुक नहीं म्यूजिशियन चाहिए। हम सब बहुत बोर होते हैं। अचानक बाहर से एक आवाज आती है, कौन पायरेट शिप पर आया है? मैं तुम्हारा सर लेने आया हूँ, मैं एक बाउंटी हंटर हूँ। लेकिन लूफी उसे पटक देता है और पहचान जाता है, जॉनी तुम हो। जॉनी उठकर कहता है, बिग ब्रदर जोरो, तुम पायरेट्स की शिप पर क्या कर रहे हो?